हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग यहां पर मैथ और साइंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा जो साइंस का सीरीज है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर है। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, डेली प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं आ पाता है, कुछ कारण है दोस्तों। हालांकि कुछ दिन में दोस्तों बहुत प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो मिलने लगेगा। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, कांस्टेबल एसआई और साथ ही साथ दोस्तों ग्रुप डी के एग्ज़ाम को कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बता दें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक टीसीएस द्वारा लिए गए हैं, वही सब क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, पेपर कैसा होगा, पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे, इसको आप देखिए दोस्तों, ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। प्यारे साथियों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेते हैं। बहुत जल्दी हम लोग कराएंगे, फास्ट कराएंगे। 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं। 20 क्वेश्चन दोस्त आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने साथ में पेपर पेन लेकर बैठेंगे और अपना आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएंगे। देखिए इसमें बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है दोस्तों कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। क्या बोला गया है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। प्यारे साथियों, परमाणु क्या होता है, जैसे देखिए परमाणु क्या है, जैसे हमने लिख दिया O2। तो ऑक्सीजन कि एक अणु में ये कितने अणु हैं, यहाँ पर एक से गुना किया गया, इसके मतलब इसमें कितने अणु हैं, एक अणु है। ठीक है, इन एक ऑक्सीजन में कितने यहाँ पर परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, देखिए 2 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन 2 हैं। इसका मतलब इसकी परमाणुकता जो है, परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 परमाणु हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने परमाणु हैं, तो देखिए इसमें अणु तो कितने ही एक हैं, लेकिन परमाणु कितने हो जाएंगे दोस्तों। परमाणु देखिए एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, कितने परमाणु हो जाएंगे, इसमें 3 परमाणु हो जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार देखिए H3PO4 इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें बताइए पहले अणु कितने हैं। तो अणु कितने हैं, एक अणु है, क्योंकि इसमें एक से गुना किया गया है, एक अणु है। ठीक है, अणु तो एक है, लेकिन इसमें परमाणु कितने हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, और फास्फोरस कितने हैं, 1 है, 4 हो गया, और 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसकी परमाणुकता यानी परमाणु कितने हो जाएंगे, इसमें 8 परमाणु हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो यहाँ पर ओजोन की बात किया गया है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वह क्या होता है, O3 होता है। क्लियर है, O3। तो इसमें परमाणु कितने हो जाएंगे, आप बताएंगे। ऑक्सीजन 3 है, इसकी परमाणुकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें परमाणु कितने होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी 3। क्लियर है, एक बार बताएंगे दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे, थम्स अप करके बताएंगे दोस्तों। परमाणु और अणु में कोई दिक्कत आपको, परमाणु और अणु में समझने में कोई दिक्कत है आपको दोस्तों, बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम परमाणु की बात करते हैं, तब परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है परमाणु। तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है वो परमाणु होता है। परमाणु दोस्तों अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु लेता है। परमाणु शब्द का परिचय की अगर बात करते हैं तो कौन दिया था, डेमोक्रिटस ने दिया था। ठीक है, परमाणु क्या है, अविभाज्य होता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आपको परमाणुता निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगर आप समझ गए हैं प्यारे साथियों, अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से यहाँ पर, अगर आप समझ गए हैं तो ज़रा आप बता देंगे कि यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया H2O, इसमें बताइए कितने इसमें अणु हैं, इसमें कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं, कितने अणु और कितने परमाणु हैं, बताएंगे। अगर हमने लिख दिया 2H2O, इसमें बताइए कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं। आप लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे। हमने लिख दिया 3H2O, इसमें कितने अणु और कितने परमाणु हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं तो एक बार आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित होता है।
क्या बोला गया है, जब कोई संकुचित, मान लीजिए इस प्रकार से कोई चीज़ अगर है, ठीक है, संकुचित, अब इसको तान दिया गया, जब तानेंगे तो क्या हो जाएगा, तानेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, होगा नहीं होगा, होगा। जब इसको आप वापस से छोड़ेंगे तो बताइए ये पूर्वावस्था में आएगा कि नहीं आएगा, पूर्वावस्था में दोस्तों यह आएगा कि नहीं आएगा, बताएंगे एक बार सभी लोग। जब ये कोई संकुचित चीज़ है, मान लीजिए स्प्रिंग ही है, ये संकुचित है, इस दबा हुआ है, अब इसको आप तान दिए यहाँ से, अब यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, खींच कर तान दिया, जब ताने हैं दोस्तों, अब जब आप वापस इसको छोड़ेंगे तो ये इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तो आप बताएंगे भैया ये गति करने लगेगा, इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गति ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, उसमें ऊर्जा जहाँ से उष्मा निकलता हो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लेते हैं। बोला गया है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। बहुविखंडन मतलब क्या होता है, यानी कट के टूट कर, विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे मान लीजिए जब कोई चीज़ टूटता करे विखंडित हो गया, क्या बोलते हैं, विखंडित हो गया। तो विखंडित होने का मतलब वह टूट गया है दोस्तों। तो बहुविखंडन द्वारा कौन सा इसमें उत्पन्न होता है, बताएंगे। प्लेनेरिया होता है, प्लाज्मोडियम होता है, राइजोपस होता है या खमीर होता है। एक बार सभी लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, एक बार दोस्तों सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, बहुविखंडन के द्वारा प्लेनेरिया जो होता है यह उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्लेनेरिया। अगर अब कभी भी आएगा बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है तो उसमें प्लेनेरिया आपको ऑप्शन में मिलेगा दोस्तों। क्लियर है। प्लाज्मोडियम क्या होता है प्यारे साथियों, यह मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है दोस्तों, जिस यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे क्या करता है दोस्तों, उसको रोग करता है, मतलब रोगी बना देता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ हम इसका की पॉइंट याद रखेंगे। यह विश्व में बहुत सारे स्थानों पर पाया जाता है। कौन, प्लाज्मोडियम, सॉरी दोस्तों, प्लेनेरिया। किसकी बात हम कर रहे हैं, प्लेनेरिया। यह विश्व में बहुत सारे स्थानों पर पाया जाता है, जैसे नमकीन जल में, मतलब नमकीना जल हो, समझ रहे हैं, और आर्द्र भूमि में पेड़ों पर, ये सब चीज़ों में यहाँ पर प्लेनेरिया पाया जाता है। क्लियर है। मलेरिया की बात करते हैं। यह क्या होता है, रोग। ये जो मलेरिया रोग है, यह रोग प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है, प्रोटोजोआ, उसी से होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ से। कौन सा, मलेरिया। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिससे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचकर उसे रोग कर देता है, मतलब रोगी बना देता है दोस्तों। प्लेनेरिया जीव त्रिस्तरीय होता है। इसमें त्रिस्तरीय का मतलब याद रखेंगे, त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये तीनों स्तर पाए जाते हैं किसमें, प्लेनेरिया में। किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। किण्वन का मतलब समझते हैं चला क्या होता है, किण्वन का मतलब होता है जब कोनो चीज़ काफ़ी दिन तक रखते हैं तो सड़ जाता है, तो जब सड़ता है तो उसको बोलते हैं किण्वन। जैसे देखिए, आप कोनो चीज़ रख दीजिए, पहले समय शराब बनता था, महुआ, मिश्री, भेली, ये सब मिला के सब क्या करते थे, पन्नी में रख के जमीन के अंदर रख देते थे, मतलब खन के गड्ढा करके उसमें तोप देते थे, तो वो काफ़ी दिन तक उसमें सड़ता था। तो जब सड़ता था तो उसमें जितना सड़ेगा उतना में नशा आएगा, तो वो उस प्रक्रिया को बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। क्लियर है। कोई भी चीज़ आप देखिए, अपने घर में रख दीजिए, 3-4 दिन के बाद या खाना रख दीजिए, और मैं देखिए कुछ दिन के बाद फफूंद लग जाएगा, सफ़ेद, वो क्या हो गया, सड़ गया, मतलब उसका किण्वन हो गया। तो जब भी किण्वन होगा तो इस प्रक्रिया में इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उत्पन्न होता है। इथाइल एल्कोहल दोस्तों ये जो शराब वराब बनाते हैं उसमें मिलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है भैया कि खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का प्रयोग करते हैं। जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे चिप्स है, कोई भी चीज़ लीजिए, चिप्स है, भाई बहुत सारे सामान पैकेट में आते हैं, वह खाद्य सामग्री होते हैं। अगर वह काफ़ी दिन तक टिका रहे तो इसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं ताकि वह खराब ना हो। कौन सी गैस मिलाते हैं, बताएंगे जरा, इसमें बताएंगे कौन सा इसका उत्तर होगा।
बताएंगे। क्या नाइट्रोजन मिलाते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं या क्लोरीन मिलाते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स वाले पैकेट में। अब तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें आते हैं खाने व पीने की चीज़ें पैकेट में, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नाइट्रोजन की बात आया है दोस्तों, नाइट्रोजन की बात आया है तो कुछ पॉइंट यहाँ से हम लोग याद रख लेते हैं। देखिएगा, नाइट्रोजन प्रोटीन नामक जटिल कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखेंगे 46% होती है। नाइट्रोजन का अणु द्विपरमाणविक एवं ध्रुवीय होता है। भाई नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं? N2। नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? N2। तो इसमें कितने परमाणु हैं आप बताएंगे? 2 परमाणु हैं, तो द्विपरमाणविक हो गया। क्लियर है? ये परमाणविक दोस्तों बहुत पेपर में पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जितने यहाँ पर लिखे गए हैं ना, यहाँ पर 2 लिखा गया 2 परमाणविक है, 3 लिखा जाएगा 3 परमाणविक, 4 लिखा जाएगा 4 परमाणविक हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक बेंजोइक अम्ल होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए 2 प्रश्न याद रखेंगे। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस? नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल? तो बताएंगे बेंजोइक अम्ल। क्लियर है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे गाँव में, अब गाय भैंस के लिए जब गर्भाधान किया जाता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं, पशु डॉक्टर को बुलाते हैं, तो उसमें वीर्य को डालते हैं। तो वीर्य जो होता है दोस्तों एक डब्बे में भरा होता है, और डब्बा जब ही खोलते हैं तो उसमें एक गैस निकलता है, धुआं निकलता है। आप जरूर देखे होंगे दोस्तों, जितने लोग देखे हैं एक बार कमेंट करेंगे। जितने लोग देखे हैं दोस्तों एक बार दोस्तों कमेंट करके बताएंगे क्या मैं सही बता रहा हूँ। तो वो जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो कौन सा गैस होता है? तो आप बताएंगे कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्लियर है? पशु डॉक्टर जो वीर्य को सुरक्षित रखते हैं जिस डिब्बे में, उस डिब्बे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। याद रखेंगे। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में भी भरा जाता है तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम में आता है। जो विद्युत का बल्ब होता है प्यारे साथियों, उसमें भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें अक्रिय गैस भरते हैं जो रिएक्शन ना कर पाएँ, तो नाइट्रोजन गैस ज़्यादा भरा जाता है। ठीक है? और तो और जो उच्च तापमान मापने वाले यंत्र होते हैं, तापमापी होते हैं, उसमें भी नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में किया जाता है, इसका आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। क्लोरीन का जो प्रयोग है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो विरंजक के रूप में किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले रहे हैं। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? किसका रूप नहीं होता? देखिए, जब साइकिल आप सवारी करते हैं तो भैया जब आप सवारी कर रहे हैं तो उस समय आप गति कर रहे हैं, तो गति ऊर्जा तो होगा। क्या होगा? गति ऊर्जा तो इसमें होगी। क्लियर है? एक बार बताएंगे दोस्तों, क्या गति होगा कि नहीं होगा? आप सवारी कर रहे हैं तो क्या गति होगा? बिल्कुल होगा भैया। क्या उसमें ऊर्जा होगा? भैया आप साइकिल चलाएंगे तो गर्मी से तर-बतर हो जाएंगे, एकदम गर्मी से भीग जाएंगे, ऊष्मा ऊपर निकलने लगेगा शरीर से, तो उसमें ऊर्जा भी होगा। यांत्रिक ऊर्जा, भाई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा होता है, तो ये भी होगा। और इसमें पूछा कौन नहीं होगा, कौन सा रूप नहीं होगा? तो प्यारे साथियों, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग उसमें कहीं नहीं आएगा, रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? रासायनिक ऊर्जा बताएंगे एक बार, रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब देखेंगे, इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। डायनमो होता है, एक यंत्र होता है, क्या करता है दोस्तों? जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब आप कहेंगे भैया डायनमो कहाँ प्रयोग करते हैं? आप लोग जनरेटर देखे होंगे, शादी ब्याह अन्य फंक्शनों में, कुछ भी हो दोस्तों, जनरेटर तो आप देखे होंगे। जनरेटर में आगे लगा होता है डायनमो, उसको निकालेंगे और इंजन बन जाएगा। और जो डायनमो होता है दोस्तों, जनरेटर स्टार्ट करते हैं उससे सेटिंग होता है और वह उसमें नाचने लगता है, नाचता है, तो जो यांत्रिक ऊर्जा आपने दिया वह किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। बल्ब
जलने लगते हैं। ठीक है, तो डायनमो जो होता है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो पुनः अपने मूल अवस्था में नहीं आता है। दो परिवर्तन आता है दोस्तों पेपर में, एक रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। अगर मिल गई तो भौतिक, ना मिलल तो रासायनिक। मिल गई तो मतलब जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ बनाए हैं, वापस से वह दोबारा अपने मूल अवस्था में मिल जाए तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी ले लीजिए, एक बीकर में पानी ले लीजिए, इसे पानी लेंगे, पानी को जमा दीजिए, क्या बन जाएगा दोस्तों, बर्फ़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। अब बर्फ़ बन गया भैया, तो बर्फ़ को पिघला दीजिए, फिर से पानी प्राप्त हो जाएगा। तो बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन, बर्फ़ का बनना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि बर्फ़ बना है, उसके बाद उसको पिघलाएंगे तो पानी फिर से मिल जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। क्लियर है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो न मिले। भैया आप मोमबत्ती जला देंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, या मोमबत्ती में देखिए दोनों ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मोमबत्ती में हालांकि दोनों आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ें नहीं मिला चिला वह होता है रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। आप खाना बनाए हैं, खाना खा गए हैं, अब बताइए फिर से खाना मिलेगा, बताएंगे एक बार। खाना बनाए हैं, खाना खा गए तो खाना फिर से मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, ऊर्जा का कभी क्षय नहीं होता है। ऊर्जा को दोस्तों कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ना उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल उसका रूपांतरण क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, रूप को बदल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। कोयला में इसके जलने से प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, सभी लोग जानते हैं, कोई बताने की बात नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। परजीवी मतलब होता है जो दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, दूसरे के ऊपर उगकर अपना पोषण तत्व पदार्थ प्राप्त करते हैं। ऐसा कौन सा पौधा है दोस्त, बताएंगे। मलेरिया का परजीवी होता है ना, बायोफाइलम होता है, नहीं। बाह्यदल होता है दोस्तों, ये जू नहीं है। अच्छा, कसकुटा होता है प्यारे साथियों, तो कसकुटा इसका राइट आंसर है। आप बताएंगे भैया कसकुटा क्या होता है, क्या आपने कभी कसकुटा देखा है। चलिए, आप कसकुटा नाम सुनिए भैया, आप घबरा गए भैया कसकुटा क्या होता है। तो कसकुटा दोस्त कोई अलग चीज़ नहीं है। आप अमरबेल का नाम सुने हैं, जितने लोग अमरबेल सुने हैं, अमरबेल का नाम सुने हैं या जानते हैं अमरबेल के बारे में, एक बार दोस्तों कमेंट करेंगे। यस, वाई टाइप करेंगे दोस्तों, वाई टाइप करेंगे जल्दी से। देखिए, कसकुटा या अमरबेल दोनों एक ही चीज़ है। देहात में अमरबेल कहते हैं, विज्ञान में उसको कसकुटा कहते हैं। अब देखिए इस फिगर को देखिए ध्यान से, ये जो फिगर है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर अमरबेल लगा हुआ है। अमरबेल कसकुटा जो है क्या होता है, पौधे के ऊपर दोस्तों उग जाता है, जिसके ऊपर उगा और उसका तहस नहस कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, पतले पतले होते हैं, ऐसे बररोही के टाइप होते हैं। बररोही का होता है। कोरोना वायरस के दौरान जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय क्या होता था ना, कहते थे गिलोय पीजिए, गिलोय पीने के लिए लोग सलाह देते थे। गिलोय मतलब बररोहिया को गिलोय बोलते हैं। तो इसी के आकार का होता है, ऐसे ही होता है, पतला पतला होता है दोस्तों, नारे के टाइप का होता है। यहाँ पर आप देखे होंगे काफ़ी कई वृक्षों पर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से लगे होते हैं, यही कसकुटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये परजीवी पौधा होता है, दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन करता है। अच्छा, परजीवी का मतलब जो दूसरे के सहारे अपना जीवन यापन करते हो, परजीवी कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं है। अच्छा, कुछ और भी परजीवी होते हैं, जैसे दोस्तों देखिए कवक होता है। कवक भी दूसरे के सहायता से अपना जीवन यापन करता है। जीवाणु भी दोस्तों, जीवाणु भी होते हैं। जीवाणु के साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे विषाणु होते हैं। ठीक है, विषाणु भी होते हैं। ये सब दोस्तों परजीवी होते हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है। तो उसको दोस्तों जड़त्व कहते हैं। जड़त्व या न्यूटन का प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम, तीनों एक ही बात है। ये क्या कहता है, जड़त्व या न्यूटन का पहला नियम या गैलीलियो का नियम। देखिए, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाकर रोका जाए। ठीक है, या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उसे बाह्य बल नहीं दिया जाएगा। क्लियर है।
चलिएगा, जैसे देखिए आप लोगों ने कार, बस, जीप तमाम गाड़ियों में बैठा होगा। जब ही गाड़ी दोस्तों आगे चलती है, अभी मान लीजिए गाड़ी स्थिर है, अभी रुकी हुई है, अभी गाड़ी क्या हुई है, रुकी हुई है। जब ही दोस्तों आगे बढ़ी, ड्राइवर जब ही एक्सीलेटर लिया, गियर लगाया, एक्सीलेटर लिया, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए इस तरह झुका हुआ है, ये व्यक्ति जो है इस तरह से झुक गया है, पीछे झुक गया है। तो ये क्या होता है कि अपना अवस्था, जब पहले गाड़ी स्थिर अवस्था में थी तो व्यक्ति भी अपना अवस्था स्थिर बनाए रखना चाहता था, और स्थिर बनाए रखने के लिए ही ये पीछे क्या हुआ है, झुक गया है। अब गाड़ी मान लीजिए चल रही है, जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाए तो आप आगे झुक जाएंगे, तब आप आगे झुक जाएंगे। वो भी क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम का उदाहरण होता है, उसी को जड़त्व कहते हैं, उसी को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक गिलास है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक गिलास है, और गिलास के ऊपर एक इस प्रकार से कॉर्ड लगा दिया गया है, यहाँ पर दफ्ती लगा दिया गया है, इसके ऊपर एक सिक्का रखा गया है। आप इस कॉर्ड दफ्ती को बहुत तेज से झटका देंगे यहाँ से, तो सिक्का क्या होगा, यहाँ पर तली में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण होता है, ये भी जड़त्व का उदाहरण है। क्लियर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I, करंट मतलब धारा I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है। ये संभावित अंतर दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है क्या है, अच्छा देख लेते हैं एक बार। संभावित अंतर नहीं, इसको विभवांतर बोला जाएगा दोस्तों, विभवांतर बोला जाएगा। ठीक है, इसको विभवांतर बोला जाएगा। क्लियर, एक बार देख लेते हैं दोस्तों, परेशान मत होइए, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है यहाँ पर, संभावित अंतर है। क्लियर दोस्तों, संभावित अंतर ही है। ठीक है, तो बोला गया है ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है तो संभावित जो अंतर होता है दोस्तों, संभावित अंतर क्या है, और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा, इसमें बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, बताएंगे एक बार। दोस्तों ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR होता है। क्लियर है, V बराबर IR। अगर R बराबर निकालें हम तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I हो जाएगा। क्लियर है, V अपान क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब देखेंगे आप लोग, ये क्या बोला गया है, V के लिए क्या बोला गया है, V कांस्टेंट है, नियत है, नहीं बढ़ता है, मतलब ये कांस्टेंट है। V क्या है, जो विभवांतर है वह स्थिर है। V क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्थिर है। अगर V स्थिर है, V का मान फिक्स है, तो अगर I का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, घटेगा। I का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा। तो जो R का मतलब क्या, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। चलिए, प्रतिरोध कम होने के लिए विद्युत धारा अधिक प्रभावित होंगे, प्रतिरोध कम होने से विद्युत धारा अधिक प्रभावित होंगे। यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे ओम होता है। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, ये ओम का सिंबल होता है। एक आदर्श ओम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है। और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। तो ये सब बातें भी आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है। तो एक सेकंड में 333 मीटर दूरी किसके द्वारा तय की जाती है, क्या स्रोत में, क्या कुएं में, क्या रिसीवर में, नहीं, ये अशांति में। अशांति मतलब बिल्कुल शांत हो, निर्वात हो दोस्तों, इस प्रकार में यहाँ पर तय की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम को छोड़ दें तो बाहरी जितनी भी नोबेल गैस होते हैं, नोबेल गैस कौन से होते हैं दोस्तों, 18वें समूह को नोबेल गैस बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अगर हीलियम को छोड़ दें तो हीलियम के बाद जो अन्य इसमें गैसें हैं उसके बाहरी कक्षा में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए हीलियम, ये नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस या नोबेल गैस, इसी को बोलते हैं शून्य समूह वाले गैस होते हैं या 18वें समूह वाले यह गैस होते हैं। ठीक है, तो इसकी परमाणु क्रमांक क्या होता है, एक बार सभी लोग लिखेंगे दोस्तों। ये होता है 2, 8, 18, 36, 54, 86। 2, 8, 18, 36, 54, 86। एक बार दोस्तों देख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, एक बार देख लेंगे सभी लोग, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं न है। 2, 8, 18, 36, 54, 86 ये इसके परमाणु क्रमांक होते हैं। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, एक बार देख लेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में, थोड़ा सा इसको आप लोग मिला लेंगे। चलिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान ये सब क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। कुल कितनी अक्रिय गैस है भैया, याद रखेंगे 6 अक्रिय गैस हैं। 3-3 का पेयर बना लेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। जो फूलों वाले किस पौधे में, जिसमें फूल लगता है उसमें किस पौधे में जो है ये जो क्या बोलते हैं, कलियां पैदा होती हैं, यानी पत्ती से कली पैदा हो, पत्ती से निकल जाए। देखिए यहाँ पर पत्ता, यहाँ पर है, ये पत्ता है दोस्तों, ठीक है, ये पत्ता है। अब इस पत्ते में से देखेंगे यहाँ पर क्या निकल गया है, या कली निकला हुआ है। तो ये कौन से प्रकार के होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, क्या गुलाब का फूल है, क्या ब्रायोफाइलम है दोस्तों, क्या केला है, क्या ब्रायोफाइटा है। जरा बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा, आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो पौधे हैं इसको बोला जाता है ब्रायोफाइलम। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रायोफाइलम बोला जाता है। तो ब्रायोफाइलम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। कौन से 2 तत्व हैं जिन पर मेंडलीव ने बहुत ध्यान केंद्रित किया था दोस्तों, वो कौन से 2 तत्व हैं बताएंगे। वो 2 तत्वों के नाम याद रखेंगे, हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 तत्वों पर मेंडलीव ने अपने ध्यान केंद्रित किया, इस पर विशेष ध्यान दिया था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अच्छा बताएंगे जो दोस्तों, आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं। आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरिए। यहाँ पर जो खाली स्थान है, जो सबसे उपयुक्त आपको विकल्प लगता हो उसको यहाँ पर क्या करने हैं, भरने हैं दोस्तों। चलिए बताइए, बताएंगे सभी लोग दोस्तों। क्या बोला गया है, ध्वनि की पिच, ध्वनि की दोस्तों पिच, ठीक है, ध्वनि की पिच इसके पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो पिच होती है दोस्तों वो किस पर निर्भर करती है, वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच मतलब तीव्रता, ठीक है, वो किस पर निर्भर करती है, वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्लियर है, देखिए ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटा या पतला, तीक्ष्ण मतलब पतला कहा जाता है। देखिए जितना अगर जो है आवृत्ति जितना ज़्यादा उतना मोटा, कम, पतला, मतलब ये आवृत्ति की वजह से ही हम लोग बता सकते हैं कि वह आवाज़ मोटा है कि पतला है। चलिए, जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि की तारत तो क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। ठीक है, और ध्वनि पतली हो जाती है। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा उतने आवाज़ क्या होगा, पतला होगा। जितने आवृत्ति कम होगा उतने आवाज़ मोटा होगा। ठीक है, तो लड़कियों की आवृत्ति क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उनका आवाज़ पतला होता है। ठीक है, और लड़कों की आवाज़ फटही ढोल की तरह होता है, उसका आवृत्ति बहुत कम होता है। देखिए बच्चों और महिलाओं की पतली आवाज़ का कारण क्या है, पिच है। ठीक है, ध्वनि के पिच का ध्वनि की तीव्रता से कोई संबंध नहीं है। ध्वनि की गुणवत्ता अस्थिर अधिस्वर पर निर्भर करती है।
तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि धीमी, मंद अथवा तीव्र प्रबल सुनाई देती है। क्लियर है। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने है H2O2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड किसके रूप में कार्य करता है? तो ये किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों, बताएंगे। यह किसके रूप में कार्य करता है, एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। H2O2 किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो याद रखेंगे दोस्तों, यह एक अपचारक के रूप में कार्य करता है। अपचारक के रूप में कार्य करता है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बार दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत? एक बार दोस्तों सभी लोग बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है आप सभी को? बताएंगे दोस्तों। चलिएगा, देखिए दोस्तों, अपचारक, अवकरण, ये सब के बारे में हम एक डिटेल पर यहाँ पर वीडियो बना देंगे दोस्तों। आप लोग अगर नहीं समझे कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि कैसे आप पहचानते हैं अपचारक है, अवकरण है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए ग्रुप डी में और एएलपी, ग्रुप डी, टेक्निक, जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उन सभी में दोस्तों ये पूछे जाते हैं। हालांकि दोस्तों पिछली बार ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बॉर्डर लाइन तत्व कौन सा नहीं है दोस्तों? बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन से होते हैं? बॉर्डर लाइन पर आने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे, बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, स्टेटिन, ये सभी के सभी तत्व जो होते हैं ये बॉर्डर लाइन पर आने वाले तत्व हैं। तो बताएंगे इसमें कौन सा नहीं है? क्या इसमें हमने कहीं बिस्मथ का नाम लिया? बिस्मथ इसमें दोस्तों कहीं नहीं है। तो जो बिस्मथ होता है दोस्तों यह बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। अब बॉर्डर लाइन तत्व होता क्या है, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, बॉर्डर लाइन, ठीक है, ये बॉर्डर लाइन। अभी बॉर्डर लाइन पर कौन कौन से आते हैं दोस्तों? यही तो है सभी बॉर्डर लाइन के तत्व। देखिए बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, स्टेटिन है, ठीक है, ये सभी। देखिए दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम भी होता है, क्लियर है, एल्यूमिनियम भी बॉर्डर लाइन के तत्व है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे बिस्मथ, इसके बाद जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या हैं? बॉर्डर लाइन के तत्व नहीं है। क्लियर है, बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, बस पीरियोडिक टेबल आपको यहाँ पर तक आना चाहिए था। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? प्यारे साथियों, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं? 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण कौन सा होता है दोस्तों? पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस का at। ये गति का पहला समीकरण है। ये क्या है दोस्तों? गति का पहला समीकरण है। देखिए अब दूसरा समीकरण क्या होता है दोस्तों? पहले तीनों समीकरण लिख लेते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण है। गति का तीसरा समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्लियर है। अब देखिए आपको ये बताना है कि यह किसके किसके बीच में संबंध बताता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आंख मूंद कर दोस्तों दो चीज़ों को जीरो मान लेना है। किसको किसको? u को, प्रारंभिक वेग को, और त्वरण को a को। इसको मान लीजिए जीरो। जीरो का मतलब शून्य, खत्म है, कुछ नहीं है। ये अपने मन से मान लेंगे दोस्तों। इसको आप अपने मन से क्या करेंगे? इसको अपने मन से मान लेंगे कि जो u है प्रारंभिक वेग है वह क्या है? शून्य है। प्रारंभिक वेग बिल्कुल है या नहीं है। त्वरण भी क्या है? शून्य है। अगर इसको हम शून्य रखेंगे खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो जो गति का पहला समीकरण है वो किसके बीच में यहाँ पर बता रहा है संबंध? गति के पहले समीकरण किसके बीच में संबंध बता रहा है दोस्तों? देखिए किसके किसके बीच में? देखिए यहाँ पर वेग बचा है और समय बचा है। तो गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है।
ठीक है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। उसी प्रकार गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच संबंध बताता है, u का मान 0 है, a का मान 0 है, तो स्थिति u का s का मतलब है क्या दोस्तों, दूरी या स्थिति। स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा किसके बीच संबंध बताता है, स्थिति और समय के बीच। तीसरा किसके बीच बताता है, u का मान 0 है, a का मान 0 है, ठीक है। तो यह वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। क्लियर है। तीनों आप निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, एक बार कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, एक बार दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी विस्थापन लिखा होता है, तो यस का मतलब विस्थापन भी होता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला समीकरण जो होता है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन के बीच समय बताता है। तीनों समीकरण से आप लोग जान गए दोस्तों, क्या करना है, u का मान 0 ले लेना है, a का मान 0 ले लेना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, वेग और समय। तो वेग और समय किस में है, वेग और समय ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वेग और समय। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17वां प्रश्न है भैया आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। क्या सभी जीन के साथ होते हैं, अपने जीन का आधा हिस्सा, अपने जीन का 1/4 हिस्सा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए माता पिता का योगदान क्या होता है, आधा आधा जीन शेयर करते हैं। कितना कितना, आधा जीन, यानी पिता का आधा जीन और माता का आधा जीन। तो आधा जीन का आधा हिस्सा यहाँ पर योगदान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए जीन की बात करते हैं। जोहानसन एक वैज्ञानिक था जिसने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग कौन किया था, जोहानसन ने किया था। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था। जेनेटिक्स को जीन ही बोलते हैं। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कूट निहित होता है क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है, इसको भी याद रखेंगे। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से होता है दोस्तों, देखेंगे। देखिए एक गुणसूत्र होता है, ठीक है, एक गुणसूत्र होता है, इस प्रकार से कुछ होता है दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको जीनोम बोला जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग के लिए गलत है। कौन सा कथन दोस्तों प्रयोग के लिए यहाँ पर क्या है दोस्त, बिल्कुल यहाँ पर गलत है। कौन सा कथन यहाँ पर प्रयोग करने के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। देखिए एक यौगिक का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल, यही कथन क्या है इसमें गलत है। एक यौगिक का 1 मोल, ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं आपके स्क्रीन पर। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा कौन प्रजनन कर सकता है दोस्तों। यह प्रजनन करने वाला एक ही जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा बहुत पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, प्रीवियस के उठाएंगे, रेलवे का प्रीवियस के उठाएंगे दोस्तों, तो हाइड्रा का नाम बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। हाइड्रा बहुत बार आया है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। हाइड्रा जो है यह पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी होता है। सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी कौन है, हाइड्रा है। इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के बीच चारों और कुछ धागों की तरह
संरचनाएं पाया जाता है जो भोजन पकड़ने में मदद करता है। इसे टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव के सिर और गुदा नहीं होते हैं। सिर और गुदा नहीं होता है सिलेंट्रेटा संघ के जीव को। सिलेंट्रेटा संघ के लार्वा मुख्यतः प्लेनुमा कहलाते हैं और इसके पाचन गुहा थैली जैसी होती है। जो पाचन गुहा होती है थैली के जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये होता है ये है दोस्तों हाइड्रा। यह है क्या? हाइड्रा। और यहाँ पर ये है दोस्तों हाइड्रा। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रा होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से दर्पण होता है। ठीक है, ये जो गोलाकार केंद्रित जो होता है सतह, उसको क्या कहते हैं, यही पूछा गया है आपसे। यहाँ पर क्या होता है? पीप यानी पोल होता है। तो इस सतह को क्या बोलते हैं? पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर रहेगा, पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।